खबर आ रही है जहां झारखंड के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में आज हो सकती है हल्की बारिश, तो 14 और 15 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और आंधी ने तबाही मचाई है। वज्रपात से कई लोगों की जान भी चली गई। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। झारखंड के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में आज हल्की बारिश हो सकती है और 14 और 15 अप्रैल की अगर हम बात कर ले तो बादल छाए रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और आंधी की वजह से काफी तबाही भी मची है और इसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि लोग अब सावधान रहें, सतर्क रहें। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के आज सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव साफ तौर पर आज देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 24 घंटों में झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई है, खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा में तेज हवा के साथ बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं रांची सहित अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गर्जन को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13, 14 और 15 अप्रैल को तेज हवा के साथ गर्जन को देखते हुए पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम बदलाव के कारण पिछले कई दिनों से राज्य में तापमान में गिरावट हुई है। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कि 2.7 डिग्री पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान रहा। निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर हम झारखंड की बात करें तो मेदिनीनगर का तापमान ज़्यादा रहा और सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो वहीं पड़ोसी जिला रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में इसी तरह का मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इससे कहीं न कहीं जो कृषि से संबंधित जो फसलें हैं उसको जरूर कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। रांची से निरंजन। पिछले दिन हजारीबाग में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला था। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी। बारिश की वजह से खेत में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार से क्षतिपूर्ति राशि की मांग को लेकर के गुहार लगाई है। किसान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। दिन हजारीबाग में मौसम के बदलाव की वजह से अचानक ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल अभी मैं हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में हूं और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किसानों के द्वारा कड़ी मेहनत से लगाई गई यह गेहूं की फसल और गेहूं की जो है कटाई हो गई थी। अचानक जो है ओलावृष्टि होता है, बारिश होता है और उसके बाद जो है ये फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसान जो है काफी मायूस नजर आ रहे हैं। आधा हम लोग का गेहूं नहीं कटा था। अचानक बारिश और पत्थरबाज होने के कारण हम लोग का गेहूं 90% ख़त्म हो चुका है। इसमें से अगर पत्थरबाज नहीं होता, केवल बारिश होता तो हम लोग को कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कितना मेहनत किए थे फसल? इसमें तो खून पसीना एक कर दिए थे। किसान है तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है इस कार्य को करने में। क्या उम्मीदें थी इस फसल से? इस फसल से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जिससे हम लोग कर्ज लेके ये फसल को उपजाए। इन्होंने कड़ी मेहनत कर इस फसल को उपजाया था और उसके बाद ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुका है। ये प्रशासन के साथ साथ जो है सरकार से चाहते हैं कि इन्हें मुआवजा के तौर पर जो है कुछ राशि उपलब्ध करवाया जाए, ताकि क्षतिपूर्ति का अगर कुछ राशि इनको उपलब्ध होता है तो ये किसान जो है फिर से खेती करने के लिए आगे तैयार रहेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और अगली खबर लोहरदगा से है, जहां जिले में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने किसानों के साथ ईंट भट्ठा चलाने वाले कारोबारियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश की वजह से कच्ची ईंट पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से भट्ठा संचालकों को भारी नुकसान हुआ। वहीं लाखों के नुकसान को देखते हुए भट्ठा मालिक ने काम को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। पानी आया, आंधी तूफान आया और पानी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, इससे कंपनी को मोती वृक्ष में बहुत ज़्यादा नुकसान है। ईंटा बिला गया बहुत ज़्यादा। पथाई पूरा बंद है। पूरे अभी 1 हफ्ता लगेगा तब पथाई चालू होगा। पकाई बंद हो जा रहा है।
दोपहर में पानी आया और पानी इतना आया हवा तूफान कि हम लोग का काम धंधा सब ठप हो गया। पथरा का ईटा भी गला हज़ारों हज़ार और मालिक का भी नुकसान है, पथरा का भी नुकसान है। इसमें किसी तरह का यहाँ पल नहीं खा रहे हैं। खबर सरायकेला से है, जहां के चैंडल थाना क्षेत्र के ढोंबो डैम में 4 युवक नहाने के दौरान डूब गए। हादसे में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई और 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को TMH में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि चारों युवक जमशेदपुर से आए थे और शनिवार को वैष्णो देवी जाने की तैयारी में थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। हमको फोन आया कि आपका भाई और एक लड़का है वो डोबो डैम में डूब गया है, तो हम तुरंत पापा को लिए और तुरंत हम उधर के लिए निकले। तो फिर फ़ोन आया कि आप उधर मत जाइए, आप TMH चाहिए, हम उनको लेके आ रहे हैं। गाड़ी में 2 जन को दोनों को गाड़ी में लेके आया। मेरे भाई का गाड़ी में लेके आया और पता नहीं चला, लोग 4 जन था, पता नहीं मेरे को। इसमें मेरा भाई है और एक लड़का और है। तो ऐसा लग रहा है कि डूब के मरा है या कुछ ठेल दिया उसके। आप तो उसके जब तक नहीं हो, अगर नहीं मिलेगा हम तो FIR करें, हम केस करेंगे। क्योंकि अगर वो लड़का यहाँ पे उसको छोड़ा तो यहाँ से भागा क्यों? आखिर जो अमरजीत के भी परिवार के सदस्य लोग हैं, वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि वो 2 लड़का कहाँ है। ये लोग 4 से 5 लोग थे। 5वां युवक का नाम मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं प्रयास करके मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि 5वां युवक कौन है। जमशेदपुर शहर से 4 युवक अपने दोस्तों के साथ डोभो डैम पहुंचते हैं, जो सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के कपाली TOP के पास जो है वो डैम में नहाने का क्रम में 2 युवकों की डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, जिसके बाद जो 2 युवक बचे थे उन दोनों द्वारा और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों डूबे हुए युवकों को आनंद फानंद में जमशेदपुर के TMH अस्पताल लाया जाता है, जहां दोनों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि ये हादसा है या हत्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जो 2 दोस्त डूबे हैं और जिन्होंने 2 दोस्तों ने बचा के लाया, वो इनके शव को जब TMH रखते हैं तो दोनों युवक फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकलता है, हादसा है या हत्या, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। मगर जमशेदपुर शहर में 2 चिराग जो है वो बुझ जाने से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सरायकेला से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां राजनगर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हजारों की संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने आंदोलन को समर्थन दिया। मंच से आदिवासी धर्मगुरुओं ने धर्मांतरण को सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरनाक बताते हुए इसे रोकने की मांग की। चंपाई सोरेन ने कहा कि जब हमारे पूर्वजों ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने आदिवासियों के हितों को वर्षों तक नजरअंदाज किया। सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य सरकार आदिवासी मुद्दों पर आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो आने वाली पीढ़ी हमारे सरना स्थलों की पूजा कैसे करेगी। हमारा देश परगना, तरफ परगना, पीर परगना को मिला के हमारा तमाम माझी, मानकी मुंडा सब मिल के आदिवासी का अस्तित्व बचाना, अस्मिता बचाना, माझी परगना सिस्टम को मजबूत और मानकी मुंडा सिस्टम मजबूत, बड़ा राजा का सिस्टम मजबूत, पहान का सिस्टम मजबूत, आदिवासी का एकता एक हो और नारा हम दिया। और बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बताएं, जहां झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त आज बैठक करेंगे। रजरप्पा गेस्ट हाउस में स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ ये बैठक होने वाली है। 13 अप्रैल को दशम जलप्रपात प्रांगण में BLO से बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त आज रहने वाले हैं और आज बैठक भी होगी। रजरप्पा गेस्ट हाउस में स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे।
और रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है। आदिवासी समुदाय कल्याण से संबंधित कई फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां सीएम की अध्यक्षता में 16 अप्रैल को बैठक होने वाली है। आदिवासी समुदाय कल्याण से संबंधित कई फैसले सीएम की तरफ से लिए जा सकते हैं। और धनबाद से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अवैध कोयला तस्करों का बोलबाला लगातार जारी है। तस्करों ने अवैध कोयला माइंस खोल दिया है और सुदामडी थाना क्षेत्र के शेरपट्टी में तस्करों ने खोल दिए हैं कई अवैध कोयला मुहान। आपको बता दें कि कल देर रात झरिया विधायक रागिनी सिंह अवैध खनन स्थल पर पहुंची और हजारों बोरे में भरा मिला है अवैध कोयला का भंडार। तो बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस पर भड़की भी हैं विधायक, और सभी के मिलीभगत से कोयला चोरी करवाने का आरोप भी विधायक ने लगाया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां देखिए किस तरीके से विधायक अधिकारियों की भी फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। विधायक ने पूछे कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। कहा है कि बड़ी घटना होने पर आखिर कौन होगा इसका जिम्मेदार। कोयला चोरी को देख विधायक ने सभी की क्लास लगाई है और उसकी तस्वीर भी सीधे आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार अगर ये धंस जाएगा ना तो खुद यहाँ के क्या बोलते हैं, बिना सीआईएसएफ के मदद से इतना बड़ा मतलब अवैध खनन नहीं हो सकता है। यहाँ 15 दिनों से, बल्कि लंबे समय से, पिछले 5 सालों से चल रहा था, लेकिन इधर ताजा में 15 दिनों से लगातार सिलसिला जारी है। स्थानीय द्वारा मुझे सूचना मिला और अभी भी देख सकते हैं कि हमको लगता है कि हजारों की संख्या में बोरा भरा हुआ है कोयला से। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बंद चाणक है यहाँ, और चाणक के नीचे से लोग कोयला निकाल रहे हैं। यहाँ घना आबादी है। महिलाएं हमारी ये बता रही हैं कि हमारे घर के नीचे से खोखला हो गया है। बारिश आएगा, ये लोग घर सहित नीचे धंस जाएंगे और बीसीसीएल क्या आरोप देगा कि ये कोयला चोरी करने गई थी। 7 महीना से हो रहा है काम, लगातार चल रहा है 6-7 महीने से। नहीं मालूम, जब से हम लोग को मालूम है, जब से हम लोग थाना में भी बोले हैं, बोला थाना में हम लोग आए, बोले यही आया थाना वाला और बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, हम सभी लोग भरा दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। कार्रवाई की जाएगी, इसको कल भरवा दिया जाएगा और कोयला को जब्त किया। खबर मिलता है, हम लोग करते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि 2 दिन पहले भी यहाँ भराया गया था। जो स्थानीय लोग हैं, सब बच्चे लड़के जो यहाँ पर सब जानते हैं। खबर मिलती है, छापामारी होती है, जब्त किया जाता है, इसमें कहीं कोई जो FIR भी थाना में किया जाता है। और रांची के एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां झारखंड में अंग्रेजी शराब अब सस्ती होगी, बियर के दाम भी कम होंगे। उत्पाद विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिली है। कमर्शियल टैक्स की मंजूरी के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव जाएगा। बियर की कीमत में 30 से 40 रुपए की कमी आएगी। आपको बता दें कि शराब बिक्री पर 5% वैट वसूलने का प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। 2020 से 75% वैट राज्य में वसूला जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां अब शराब सस्ती होगी। झारखंड में अंग्रेजी शराब सस्ती होगी, बियर के दाम में कमी आएगी। उत्पाद विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी भी दे दी गई है। कमर्शियल टैक्स की मंजूरी के बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव जाएगा और जो जानकारी सामने आ रही है कि बियर की कीमत में 30 से 40 रुपए की कमी आएगी और शराब बिक्री पर 5% वैट वसूलने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी। और इसी बीच आपको गुमला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां किरौती डैम से नरकंकाल बरामद किया गया है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस प्रशासन अब छानबीन में जुटी हुई है। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां किरौतो डैम से नरकंकाल बरामद किया गया है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है इसे लेकर के, और शव को कब्जे में लेकर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है कि किसने हत्या की है। इसके पीछे की जो पूरी गुत्थी है वो सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है, ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका ग्रामीणों ने जताई। और जामताड़ा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने
और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर के एक नया लेयर बनाया गया है। इसके तहत एक बार फिर से टाइगर मोबाइल का पुनर्गठन नए सिरे से किया गया। एसपी डॉक्टर एहतेशाम के इस पहल से टाइगर मोबाइल को एक्टिवेट कर जिम्मेवारी उनकी सौंप दी गई है और न्यू पुलिस लाइन जामताड़ा में 12 टाइगर मोबाइल टीम का गठन किया गया। हरी झंडी दिखा करके एसपी ने सभी को फील्ड के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि करीब एक दशक पहले टाइगर मोबाइल का गठन किया गया था। हालांकि उस वक्त कुछ दिनों तक टाइगर मोबाइल की गतिविधि बेहतर रही और अपराध पर नियंत्रण भी लगा था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश इस टीम को बंद कर दिया गया। हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं को देखते हुए नए सिरे से इसकी पहल फिर से शुरू की गई है, जिससे पूर्व एसपी ने टाइगर मोबाइल कर्मियों को निर्देश दिया है कि जामताड़ा जिला में जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सदर अस्पताल परिसर में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल भवन बनाकर तैयार किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता है। जून 2025 तक यह बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस में 2 बिल्डिंग बन रही है। एक सीसीबी क्रिटिकल केयर ब्लॉक 50 बेडेड है और दूसरा 50 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। इससे हमको मिलेगी जिलेवासियों को कि कभी कभार बेड उठ की दिक्कत हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको 50 बेडेड हॉस्पिटल बन जाने से पेशेंट को सुविधा होगी। दूसरा है कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक जब बन जाएगा तो जो भी इमरजेंसी पेशेंट आएंगे डायरेक्टली यहीं आएंगे। और खेल की दुनिया में झारखंड के खिलाड़ियों का नाम जितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, रांची के खेलगांव की व्यवस्था उतनी ही रसातल में नजर आती जा रही है। आपको बता दें कि 34वें नेशनल गेम्स के दौरान एथलेटिक्स स्टेडियम में जो ट्रैक बिछाए गए थे अब वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। यही हाल एथलेटिक्स से जुड़े दूसरे स्टेडियम और उनकी व्यवस्था का भी है। खेलगांव राज्य सरकार और सीसीएल का ज्वाइंट वेंचर है और इन्हीं दोनों पर व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी है। रांची में 3 से 5 मई के बीच सैफ खेल का आयोजन होना है। इससे पहले आयोजन की तैयारी खेलगांव में ही थी, लेकिन अब इसे मोरहाबादी मैदान के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि खेल मंत्री के एक्शन को देखते हुए खेलगांव की स्थिति में सुधार की उम्मीद जरूर की जा रही है। पूरा खराब है और बालू भी नहीं है, अब बोर्ड उड का भी खराब। तो उससे क्या मुश्किल होती है? दौड़ने में मुश्किल होता है, बालू भी नहीं है। जब लॉन्ग करके जंप करके गिरती है तो दिक्कत होता है। हाँ, बालू कम है। बालू कम है। हाँ। तो क्या चाहिए तुमको? बालू चाहिए और ट्रैक। हमारा जो डिस्कस थ्रो का पिट है उसमें नेट नहीं है, जिस वजह से हम लोग को थ्रो करने में थोड़ा डर लगता है कि अगल बगल इंसान को कहीं चोट न लग जाए, और जिस वजह से हम लोग बहुत सोच समझ के थ्रो करते हैं और वो उस बात का टेंशन ना हो बोल के हमें नेट की जरूरत है। जब जंप करते हैं तो गद्दा पूरा नीचे दब जाता है और नीचे गिर जाते हैं, चोट लगने। रांची के जिस खेलगांव पर पूरा देश गर्व करता है, अब उसी खेलगांव की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। खेलगांव में कुल 9 स्टेडियम हैं और 34वें नेशनल गेम्स के दौरान इस खेलगांव का निर्माण किया गया था, लेकिन अब खेलगांव में जो 9 स्टेडियम हैं उसकी स्थिति धीरे धीरे बदहाल होती जा रही है। खासकर एथलेटिक्स स्टेडियम की बात करें तो जो ट्रैक बिछाए गए हैं वो ट्रैक भी अब बदहाली का रोना रो रहे हैं। ट्रैक खराब हो चले हैं, ट्रैक उजड़ चुके हैं और ऐसे में 3 से 5 मई के बीच रांची में जिस सैफ खेल का आयोजन होना है उसमें एथलेटिक्स का ही आयोजन होना है। तो ऐसे में पहले तैयारी थी कि खेलगांव में ही इसका आयोजन कराया जाएगा, लेकिन अब यहां से आयोजन को हराकर यहां से सीधे हटाकर शिफ्ट कर दिया गया है। बिरसा मुंडा जो फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी में है, अब सैफ खेल का आयोजन वहां किया जाएगा। अब देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो पूरी तरह बदतर हो चुकी है। ये ट्रैक की 5 साल तक का ही लाइफ रहता है और दौड़ने टाइम भी घुस जाता है नेल जो है ना, जो स्पाइक है वो स्पाइक्स का नेल अंदर घुस जाता है तो दौड़ने में दिक्कत होता है और स्पीड इसमें कम हो जाता है। तो अभी जो मंत्री जी आए थे उन्होंने पूरा घूम कर देखा
और उन्होंने बाकायदा भरोसा दिया है यहाँ के खिलाड़ियों को, ये बताया है कि जो भी यहाँ पर स्टेडियम है उसकी जो कह सकते हैं व्यवस्था है उसे अब सुधार किया जाएगा और साथ ही जो यहाँ पर ट्रैक बिछाए गए हैं उसको लेकर ये बदला जाएगा। ताबड़तोड़ बैठक हुई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ये खेल गांव का जो स्टेडियम है, जो नौ स्टेडियम है, उसकी व्यवस्था, उसकी सूरत बदली जाएगी। तो ऐसे में जो समस्या आ रही है आप लोगों को और क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत दिक्कत है क्योंकि हम लोग जब से एकेडमी आए तब से हम लोग को इक्विपमेंट सब कुछ नहीं मिला है और वैसे ही हम लोग चल रहा है बस। और मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मुझे अभी 12 अब मेरा एज भी नहीं हुआ है, इसकी वजह से हमें यहाँ से निकाल भी दिया गया। हाँ, जो खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी जो अर्हता यहाँ निर्धारित की गई है वो बता रहे हैं कि वो अर्हता 12th तक की है, मतलब जो 12वीं आप पास करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है। कुल मिलाकर व्यवस्था को लेकर बात सामने आ रही है, स्टेडियम पर सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब ऐसे में देखना है ये खेल मंत्री जो पूरी तरह एक्शन में आ चुके हैं उनका एक्शन क्या रंग लाता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। से भी बड़ी खबर आ रही है जहां ठेठर टांगर प्रखंड कार्यालय के इलेक्ट्रिक पैनल रूम में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें और धुआं निकलते देख लोगों ने ठेठई टांगर थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक प्रखंड कार्यालय का इलेक्ट्रिक पैनल रूम पूरी तरीके से जल गया था। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग ने तांडव मचाया है, रूम जल गया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। इलेक्ट्रिक पैनल रूम जलकर खाक हो गया। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अगली खबर अब रामगढ़ से है जहां आदिवासी बहुमूल्य फुरकुंडवा टोला के विस्थापित ग्रामीण गर्मी के शुरुआती समय में ही बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ओपन कास्ट माइंस की वजह से यहां का जल स्रोत पूरी तरीके से सूख चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर दामोदर नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। सीसीएल प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। पानी के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पानी लाने के लिए दामोदर जाना पड़ता है जो कि 2 किलोमीटर दूर है और पानी के लिए हम लोग को थोड़े से काम के लिए हम लोग को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हम लोग को सीसीएल के द्वारा पानी का टैंकर के थ्रू मुहैया नहीं कराया जा रहा है। बहुत दिक्कत है। हम लोग कुलवरी एरिया में होके हम लोग को पानी भी नहीं है हम लोग पास। हम लोग 2 किलोमीटर जाते हैं दामोदर नदी पानी लाने। सीसीएल देता है नहीं पानी? सीसीएल नहीं देता है, पानी ही नहीं देता है। ज़्यादा पानी का दिक्कत है। पानी का दिक्कत चलते हम लोग स्कूल जाने भी नहीं पाते हैं। भुरकुंडवा बस्ती है ये। पानी कहाँ से लाती है आप लोग? रस्का टोला से। और नदी भी जाती है? हाँ। तो टैंकर से पानी सीसीएल नहीं देता है? नहीं देता है। तो फिलहाल इस